हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल वीडियो है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको ऐसा वीडियो मिलेगा, लेकिन इसका जैसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग जो है कुछ चीज़ों को छोड़ दे रहते हैं। उस चीज़ों को मैं यहाँ पर इंक्लूड करके जो है आपके लिए लेकर आता हूँ। हर एक मेरा जो वीडियो है उसमें आपको कहीं ना कहीं पर कुछ नया चीज़ आपको सीखने को जानने को मिलेगा। तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के आज का जो हमारा वीडियो है इसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखे हम यहाँ पर नर्व सेल लिखे हैं। तो नर्व सेल आप क्या इसके बारे में आप पूरा जानते हैं कि क्या होता है नर्व सेल। ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम की जो है फंक्शनल एवं जो है क्या होती है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट होता है न्यूरॉन सिस्टम जो रहता है। अगर नर्व सेल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर हम किसी चीज की भी स्टडी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो नर्व जो न्यूरॉन सिस्टम है उसमें से मेन पार्ट क्या है, हमारे पास नर्व सेल होता है। तो नर्व सेल के थ्रू ही हम पूरे जितने भी जो संवेदनाएं होते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसको आदान प्रदान होता है। और जो उत्तेजना हमको मिलती है या संवेदनाएं जो हमको मिलता है उसके लिए हम रिएक्शन वहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक न्यूरॉन में क्या पाया जाता है, एक जो है आपका सेल बॉडी एवं जो है टू प्रोसेस जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एक न्यूरॉन जो रहता है, मतलब एक न्यूरॉन यानी कि एक नर्व सेल जो रहता है उसमें क्या रहते हैं, दो चीजें रहता है। उसमें क्या रहेगा, दो चीजें रहेगा। पहला उसका जो है सेल बॉडी रहेगा और दूसरा उसमें टू प्रोसेस रहेंगे। तो मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरा नर्व सेल के स्ट्रक्चर वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने पूरा क्लियर डिटेल इसमें समझाया, तो आपको वो अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा इसमें ड्रिल करेंगे। और नर्व सेल जो है आपका फंक्शन के बेस पर जो है 4 जोन में विभाजित किया जाता है। फंक्शन के बेस पर जिसको जो है 4 जोन में, मुख्यतः 4 जोन में इसको बांटा गया है या विभाजित जो इसको किया जाता है। मतलब उसका फंक्शन किस तरह से होगा, जो हमारे पास नर्व सेल है उसका फंक्शन किस तरह होगा उसको समझाने के लिए इसको अलग अलग 4 जोन में इसको बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग 4 जोन में इसको बांट दिया गया है। तो सबसे पहला जो जोन आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं रिसेप्टर जोन, दूसरा जो आता है इम्पल्स ओरिजिन जोन, और तीसरा आएगा हमारे पास इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन, और चौथा और लास्ट होगा हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर जोन। ठीक है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर जोन। तो अगर हमको फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल को अगर हमको समझना अच्छे से, तो जो नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल है उसके जो जोन है उसको किन किन जोनों में बांटा गया है उसको भी आपको समझना आवश्यक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, पहले नंबर इसका रिसेप्टर जोन। तो रिसेप्टर जोन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि रिसेप्टर जोन क्या होता है। रिसेप्टर जोन नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिसेप्टर मतलब क्या करने वाला, किसी को ग्रहण करने वाले है, किसको ग्रहण करेगा, इस पर मूव करेगा, इसको डेंड्राइट्स इम्पल्स मूव टू साइटोन। ठीक है, तो कहाँ पर जाएगा, जो इसका डेंड्रॉइड्स वाला रीजन रहेगा, तो डेंड्रॉइड से जो इम्पल्स रहेगा कहाँ पर मूव करेगा, आपके साइटोन की तरफ इसमें मूव करेगा। तो ये नीचे क्या है हमारे पास डायग्राम है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो है उसका क्या है, सोमा वाला भाग है, इसी बोलते हैं साइटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इधर का जो भाग इसको बोलते हैं हमारे पास एक्सॉन। ये क्या है, उसका एक्सॉन वाला भाग है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उसका साइटोन हो गया, ये हुआ क्या उसका साइटोन, और ये हुआ क्या उसका डेंड्रॉन, और ऊपर जो इसके और प्रवर्त यहाँ पर निकले हुए इसको बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। ठीक है, तो जो स्टिमुलाई होगा या उद्दीपन होगा कहाँ से आएगा, आपके डेंड्रॉइड से, मतलब इस वाले भाग से कहाँ पर आएगा, साइटोन की तरफ जो है इसमें जाएगा। मतलब यहाँ जो है मूव करेगा किधर की ओर, नीचे की ओर जो है इसमें मूव करेगा। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल मूवमेंट भी कहते हैं। मतलब अगर कोई उद्दीपन या उत्तेजना या स्टिमुलाई बाहर से जो है केंद्रक की ओर या साइटोप्लाज्मा की ओर या इसमें सोमा की ओर या साइटोन की ओर अगर आता है, मतलब डेंड्रॉइड से जो है सोमा की ओर अगर इम्पल्स या उसका जो स्टिमुलाई अगर वो आता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं, रिसेप्टर जोन के नाम से इसको जानते हैं। मतलब रिसीव करने वाला जो उद्दीपन रहेगा या स्टिमुलाई रहेगा उसको रिसीव करके कहाँ पर डालेगा, जो है वो आपका डेंड्रॉइड से जो है साइटोन की ओर डालने का काम इसमें करता है।
फिर उसके बाद दूसरा नंबर आएगा इसमें हमारे पास इम्पल्स ओरिजिन रीजन। तो इम्पल्स का ओरिजिन रीजन कहाँ पर होता है, मतलब जो हमारा नर्व सेल है, ये जो हमारा नर्व सेल है इसमें ओरिजिन जो कहाँ पर होती है, इसकी जो ओरिजिन कहाँ पे होती है, तो एक इसका नाम होता है एक्सॉन हिल्लुक। एक्सॉन हिल्लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हमारे पास एक्सॉन हिल्लुक, मतलब जिससे एक्सॉन की ओरिजिन होती है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसा भाग या ऐसा पार्ट, यानी कि नर्व सेल का ऐसा भाग या ऐसा पार्ट जिससे आपके एक्सॉन की ओरिजिन होती है, एक्सॉन की जो है उत्पत्ति होती है। तो एक्सॉन हिल्लुक पर जो है इसमें क्या होगा, आपके इम्पल्स जो है इसमें ओरिजिन होता है। इम्पल्स क्या होगा, आपके ओरिजिन जो है वो होता है कहाँ पर, आपके एक्सॉन हिल्लुक पर इसकी ओरिजिन देखने को हमको मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आएगा हमारे पास इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन। इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन मतलब जो इम्पल्स आया है कहाँ से आया है, डेंड्रॉइड से जो है सैटॉन की तरफ, सैटॉन से कहाँ पर आ गया हमारे पास, एक्सॉन हिल्लुक पर आ गया। ठीक है, एक्सॉन हिल्लुक पर आ गया। तो एक्सॉन हिल्लुक से जो है अब कहाँ पर जाएगा, इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन। इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन में इंटर करेगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं एक्सॉन हिल्लुक टू टीलोडेंड्रिया। एक्सॉन हिल्लुक टू टीलोडेंड्रिया मतलब जो हमारा ये एक्सॉन वाला रीजन है, ये हमारा एक्सॉन वाला रीजन है। तो इस एक्सॉन वाले रीजन से कहां पर जाएगा, टीलोडेंड्रिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है हमारे पास, टीलोडेंड्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होते हैं, टीलोडेंड्रिया। तो अब क्या होगा हमारे पास, मतलब कि आपका एक्सॉन हिल्लुक से जो है आपका पूरा जो मतलब टीलो डेंड्रिया जो रहेगा वहां तक का जो रीजन रहेगा, टीलो डेंड्रिया के जो रीजन रहेंगे वहां तक उसको कहते हैं हमारे पास इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन। आपके एक्सॉन हिल्लुक से टीलो डेंड्रिया तक के रीजन को क्या कहा जाता है हमारे पास, इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन। मैं इसको बार बार आपको दोहरा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे जो आपका जो टीलो डेंड्रिया है उसके जो लास्ट एंडिंग पर पाए जाते हैं सिनेप्टिक नोब पाए जाते हैं, उसको छोड़कर ना, सिनेप्टिक नोब को छोड़कर। तो ये जो है टीलो डेंड्रिया मतलब क्या होगा, इसका एक्सॉन से लेकर इसके टीलो डेंड्रिया वाले भाग क्या कराएंगे, इम्पल्स ट्रांसमिशन जोन। तो वहीं पर उसका ट्रांसमिट होगा, वहीं पर वो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना, ये जो हमको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इसमें जो एक्सॉन वाला जो भाग है वो केवल ये वाला भाग है, मतलब इसका जो नीचे वाला भाग, मतलब जिसको मैंने रॉड लाइक यहाँ पर शो हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो हुआ है, वही उसका एक्सॉन है। और उस एक्सॉन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, स्वान सेल मिलेंगे, साथ साथ जो है आपको जो है माइलिन शीथ मिलेगा। स्वान सेल और माइलिन शीथ जो है वहां पर कवर्ड रहता है, उसको ढका हुआ रहता है, किसको, एक्सॉन को ढका हुआ रहता है। ठीक है, और एक्सॉन जो है एक लेयर से जो है कंसिस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोलेमा। और इस एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर जोन को देखेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर जोन क्या होगा हमारे पास, टीलोडेंड्रिया से सिनेप्टिक नोब। टीलोडेंड्रिया कहां पर जाएगा, सिनेप्टिक नोब में जो है वो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीलोडेंड्रिया का जो एंडिंग वाला भाग है, ये जो उसका एंडिंग वाला भाग है ना, आपको एंडिंग वाला भाग यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो उसका एंडिंग वाला भाग है, ये देख सकते हैं एंडिंग वाला भाग। तो एंडिंग वाला भाग कैसा है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, स्वेलन स्ट्रक्चर है। तो इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, देखो सिनेप्टिक नोब। तो ये क्या है, सिनेप्टिक नोब। और इसी सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या रहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। और इसी में पाया जाता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर एस लगेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। और इस न्यूरोट्रांसमीटर में क्या चीज होता है, आपका एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो रहता है इसी के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, मतलब इम्पल्स जो इसमें ट्रांसमिट होगा। अब क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन इसमें कहाँ पर है, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर। और न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ है, आपके सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर। सिनेप्टिक वेसिकल आपके कहाँ है, सिनेप्टिक नोब में। तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सिनेप्टिक नोब, इसमें आपके जो है सिनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटाइल कोलिन उसमें जो है वो पाया जाता है। और ये क्या करेगा, ये आगे जाकर जो है अन्य जो नर्व सेल रहेगा उसके डेंड्रॉइड वाले भाग से जुड़ेगा। उससे क्या जुड़ेगा, आपके डेंड्रॉइड वाले भाग से जो है इसमें अटैच जो है वो होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा इसमें समझाने का कोशिश इसमें करता हूं। और ये है तो उसके जो है आपके ये हो गया उसका,
ये होगा उसका डेंड्रॉन और ये होगा उसका डेंड्रॉइड। तो इसके डेंड्रॉइड वाले भाग से जो है ये जुड़ने का काम इसमें जो है वो करेगा। ये दूसरा हमारे पास जो है नर्व सेल है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, नर्व सेल है। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या क्या 4 जोन होता है हमारे पास। तो देख सकते हैं जो हमारा सोमा वाला रीजन है वो पूरा क्या कहलाता है, फर्स्ट जोन, मतलब रिसेप्टर जोन कहलाता है। और रिसेप्टर के जोन के बाद जो है इम्पल्स की ओरिजिन कहाँ पर होती है, तो आपका एक्सॉन हिंडुक पर जिसकी ओरिजिन होती है। और उसके बाद इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन कहाँ पर होगा आपका, ये जो एक्सॉन हिंडुक से जो है टीलोडेंड्रिया तक इसके ट्रांसमिट होता है, मतलब ट्रांसमिशन जोन कहलाता है। अब उसके बाद जो इसका सिनेप्टिक नोड वाला रीजन है वो कहलाता है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जोन कहलाते हैं, जिसमें आपके सिनेप्टिक वेसिकल और न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें भरा हुआ रहता है। तो इसको डायरेक्ट वहां से निकालकर आपको बता दिया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से नया वर्ड आ गया, नया वर्ड कहीं से नहीं आया है, ये जो हमारे पास सिनेप्टिक नोब है उसके अंदर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का काम इसमें करता है। तो ये हो गया हमारे पास नर्व सेल को जो है जोन में बांटे गए हैं, फंक्शन के बेस पर इसको 4 जोन में बांटा गया है। अब देखेंगे इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में पूरा इसमें अभी समझने वाले। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी और नर्व सेल में। इसमें से सबसे पहला आएगा हमारे पास एक्साइटेबिलिटी। इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि एक्साइटेबिलिटी जो है वो क्या होता है। तो समझते हैं थोड़ा, इसमें थ्योरी हमने लिखा है इसका। तो क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर जो है हाईली एक्साइटेबल टिश्यू है, ठीक है। जो नर्व फाइबर होता है हाईली एक्साइटेबल टिश्यू होता है, मतलब जो है इसको कम उत्तेजना या कोई भी छोटा सा छोटा उत्तेजना अगर इसको मिल जाता है तो एक्साइट हो जाता है या ये उत्तेजित जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोलता है, जो कि वेरियस स्टिमुलाई के लिए रिस्पांस करता है, जो कि वेरियस स्टिमुलाई के लिए क्या करता है, रिस्पांस करता है। मतलब कोई भी स्टिमुलाई हो, कोई भी उत्तेजना हो, उसके लिए क्या करेगा वो जो है वो स्टिमुलाई, मतलब कि अगर उत्तेजना हमको प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए वो रिस्पांस जो है वो तुरंत देता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, नर्व फाइबर जब रेस्टिंग फेस में होता है तो वह जो है -70 mm वोल्ट चार्ज होता है, ठीक है। -70 mm वोल्ट जो है वो चार्ज होता है जब नर्व फाइबर रेस्टिंग फेस में है, मतलब जब उसको कोई भी स्टिमुलाई उसको अगर प्राप्त नहीं होता है या उत्तेजना अगर उसको प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसका वोल्टेज रहता है आपका -70 mm वोल्ट में जो है वो रहता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है हमारे पास, जब वह क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज जनरेट करता है या डिस्टर्ब होता है, तब वहां पर जो है क्या होता है आपका सोडियम आयन रिलीज होता है। सोडियम आयन क्या होगा, वो रिलीज होगा जब कोई वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल अगर वहां पर चार्ज जनरेट अगर वहां पर हो जाता है, अगर उसको केमिकल स्टिमुलाई मिलता है या किसी केमिकल के प्रति उसको उत्तेजना मिलती है या वो किसी कारणवश जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या जो उसका रेस्टिंग फेस है वो हट जाता है, टूट जाता है, तब क्या बोलता है, तब वहां पर जो है सोडियम आयन रिलीज होने लगता है। सोडियम आयन क्या होता है, वहां से रिलीज होने लगता है और बाहर का जो आपका पोटेशियम आयन है ना, उसमें क्या होता है वो इंटर करने लगता है, ठीक है। जो अंदर की ओर क्या पाता है हमारे पास सोडियम आयन और बाहर की ओर पाया जाता है हमारे पास पोटेशियम आयन, ठीक है। तो अंदर का जो सोडियम आयन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और रिलीज होने के साथ साथ क्या करेगा, जो बाहर का जो हमारे पास जो पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है उसमें इंटर करने लगता है। मतलब जो सोडियम आयन चैनल है उसमें जो है वो इंटर होने लगता है, मतलब सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। क्या हो जाएगा, सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा और उसमें वो रिलीज होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं, थोड़ा सा मान ले जाए हमारे पास जो है कोई नर्व सेल है, ठीक है। तो नर्व सेल का जो एक्साइटेबिलिटी होगा तो अंदर क्या है हमारे पास जो है इसमें सोडियम आयन है, अंदर क्या है हमारे पास सोडियम आयन है और बाहर क्या है यहाँ पर पोटेशियम आयन है, ठीक है। तो अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज या अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारणवश से, अगर ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारणवश से, तो ये जो है वो सोडियम आयन क्या हो गया, यहाँ से जो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो कम मात्रा में था, अब वो क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू होंगे। इसी कारण से जो इसका सोडियम आयन चैनल जो रहता है, सोडियम गेटेड आयन चैनल जो रहता है वो ओपन हो जाएगा, जिससे पोटेशियम आयन जो है वहां पर इंटर करने लगेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो इंटर करने लगता है, ठीक है। इंटर करने क्या हो जाएगा, लगेगा। अब इंटर करने लगेगा उससे क्या होता है यहाँ पर, अब फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो
इंटर अगर करने लगते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट चार्ज बढ़ने लगता है। वोल्ट चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जो पहले कितना था, -70 था, जो पहले कितना था -70, अब कितना हो जाएगा -55। अब कितना हो जाएगा -55। तो ये क्या होने लगा, बढ़ने लगा है। अब आपको यहाँ पर समझना है क्या है, माइनस लगा इधर ना, आपको प्लस में नहीं करना। अगर ये क्या होता, यहाँ पर केवल अगर 70 रहता तो ये 70 होता और ये 55 होते, तो ये बड़ा होता और ये छोटा होता। लेकिन इसके सामने क्या लग गया है, माइनस लग गया है। इसी कारण से जो इसका 70 या 70 है वो छोटा हो गया, 55 या 55 जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है कैसा होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो देख सकते हैं आपके -55 हो जाता है या बढ़ने जो है इसमें लगता है, जिसे क्या बोलते हैं हमारे पास जो है थ्रेश कंडीशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, थ्रेश कंडीशन कहते हैं। ठीक है, जिसको थ्रेश कंडीशन बोलेंगे, एक्साइटेबिलिटी का थ्रेश कंडीशन कहते हैं। ये ग्राफ भी है, इसमें आपको अच्छे से और इसमें समझाऊंगा मैं और, लेकिन ये थ्योरी है इसका, आपको थ्योरी को अच्छे इसमें समझना है। क्या बोला पहले हमने, जो नर्व फाइबर होता है हाईली क्या होता है, एक्साइटेबल टिश्यू होता है, जो कि आपका वेरियस टाइप का स्टिमुलाई अगर उसको प्राप्त होता है तो वो जो है उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। चाहे वो कोई भी, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रिकल हो या आपके केमिकल हो या आपके पीएच से संबंधित हो, तो कोई भी टाइप का अगर वहां पर उसको स्टिमुलाई अगर मिलता है, यानी कि उत्तेजना उसको मिलती है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स हो जाए वो देगा ही देगा। ठीक है, और नर्व फाइबर जब रेस्टिंग फेस में होता है तो उसका जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है हमारे पास, -70 mm वोल्ट रहता है। लेकिन जब उसमें से क्या हो जाएगा, जब वहां जो है इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज या जनरेट होने लगेगा, साथ साथ वहां पर अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी जो चार्ज क्षमता होती है वो बढ़ जाता है। चार्ज हो गया, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका सोडियम आयन है, हाँ सोडियम आयन जो है वहां पर रिलीज होना शुरू होंगे। सोडियम आयन रिलीज होने से जो कि उसका पोटेशियम आयन है वो अंदर की ओर जो है जाना शुरू होगा, और अंदर की ओर जाएगा, उसकी चार्ज की जो मात्रा है उसको वो बढ़ा देगा, जिससे -70 से -55 तक जो है वो आ जाता है। ठीक है, और इसे ही आपका जो है थ्रेश यानी कि थ्रेश कंडीशन कहते हैं, या इसी को बोला जाता है आपका नर्व फाइबर का थ्रेश कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं और क्या है, नर्व सिग्नल आपके कंडक्ट होने लगता है। अब क्या होगा, वहां पर नर्व सिग्नल जो है वो कंडक्ट होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं आपका नर्व एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। तो आपको यहाँ से आपको पता चल गया कि नर्व एक्साइटेबिलिटी क्या होता है। अगर उसमें क्या हो जाएगा, कोई स्टिमुलाई के प्रति अगर उसका रेस्टिंग फेस, सीधी सीधी बात, उसका रेस्टिंग फेस, नर्व जो हमारे पास फाइबर है उसका रेस्टिंग फेस अगर टूट जाता है, तो रेस्टिंग फेस टूटने के बाद वो जो है वो एक्साइट हो जाता है या उसके लिए रिस्पॉन्स देने लगता है, तो वही क्या कहलाते हैं हमारे पास, एक्साइटेबिलिटी कहलाते हैं, है ना। यानी कि वो सिग्नल जो वहां पर कंडक्ट करने लगता है या ओरिजिन करने लगता है, तो उसी बोलेंगे एक्साइट होना, यानी कि उत्तेजित हो जाना, किसी भी चीज के लिए उत्तेजित जो है वो हो जाना, ये है। फिर उसके बाद बोलते हैं नर्व जो है रेस्टिंग फेस से थ्रेश कंडीशन में आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका एक्साइटेबिलिटी जो है इसमें कहते हैं। वही बोला मैंने यहाँ की क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखे हैं जो नर्व होगा रेस्टिंग फेस से थ्रेश कंडीशन में आने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। सीधा हमने यहाँ पर उठाकर इसको लिख दिया है। और क्या बोलते हैं, आपके सोडियम आयन के बाहर की ओर व जो पोटेशियम आयन के अंदर की ओर आने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नर्व सिग्नल कंडक्ट कहते हैं। नर्व सिग्नल कंडक्ट मतलब नर्व सिग्नल की उत्पत्ति या वहां पर ओरिजिन या उत्पन्न होना ये कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ हमने कि सोडियम आयन के बाहर की ओर और आपके पोटेशियम आयन की जो है अंदर की ओर आने की जो प्रवृत्ति होगा तो उसको क्या है, नर्व सिग्नल कंडक्ट कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर सोडियम आयन की मात्रा अगर वो रिलीज होगा यानी कि बढ़ेगा तो बाहर की ओर आएगा, और ये जो आपके पोटेशियम आयन है वो अंदर की ओर जो इसमें मूव वो करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब देखिए आपका रेस्टिंग फेस में, और ये है आपका एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल, जब वहां पर हो रहता है एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल, और ये उसका रेस्टिंग पीरियड है, तो क्या है -70 पर तो ये रेस्टिंग फेस में है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रेस्टिंग फेस से जो है उसको स्टिमुलाई मिला तो क्या हो गया, -55 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आयन है मतलब सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, इसका जो फॉर्मेशन होने लगा और वो जो है रिलीज होने लगे, मतलब अंदर और बाहर की ओर, जिससे क्या हुआ हमारे पास थ्रेशोल्ड कंडीशन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखे हैं कि -55 पर थ्रेशोल्ड कंडीशन आने लगा, और ये एक्साइट होकर जो है कहाँ पर
इसमें क्या स्टार्ट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जो इसमें स्टार्ट हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जो है स्टार्ट वो होता है। और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के बाद जब पुनः वो क्या फिर से किस में आ जाएगा, आपके रेस्टिंग फेस में। ये देख सकते हैं आपका रेस्टिंग पोटेंशियल, जो हमने वहां पर एक्शन पोटेंशियल किया था वो फिर से रेस्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो बोल रहने के बाद कुछ देर हम चुप भी हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम लगातार लगातार इसको बोलते रहते हैं। या कोई चीजें होती है जैसे कि हम यहाँ पर कोई मान लेते हैं ये सुई है, तो सुई में जैसे मेरा हाथ इसमें जाता है तुरंत वहां से हट जाता है, ऐसा नहीं कि वहीं पर वो रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहां पर एक्टिविटी हुई, हटने के बाद एक्टिविटी हुई, तो वहां से रेस्टिंग फेस में भी आएगा, तो वो रेस्ट फिर से हो जाता है। तो उसको रेस्टिंग क्या बोलते हैं, आपका पोटेंशियल। जो हमने वहां पर ताकत लगाया था, क्षमता लगाया था, वो क्या हो गया, रेस्टिंग में आ गया, देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है, तो इसको बोलते हैं एक्साइबिलिटी कहते हैं। तो दूसरा नंबर इसमें आएगा इसका कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी जो है इसमें क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि नर्व फाइबर जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो नर्व फाइबर जो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अगर कोई उद्दीपन वहां पर आ रहा है तो उसके लिए जो है वहां से उसके कार्य को करने के लिए वहां पर एक्शन पोटेंशियल वहां पर जनरेट होगा। मतलब जैसा उद्दीपन आएगा उसके लिए वैसा कार्य करने के लिए सूचना वहां से भेजने का काम उसमें करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल वहां पर जनरेट इसका होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन की, इसका डायरेक्शन कितने डायरेक्शन में जो है वो इसका कंडक्शन की प्रक्रिया जो है होती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल कितने प्रक्रियाओं से होता है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन। देखते हैं यहाँ पर ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन क्या होते हैं, इसके यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखते हैं मोटर नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसडक्शन साइटोन टू एक्सॉन होता है, जो हमारे पास कहलाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडक्शन। अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसडक्शन अगर वहां पर हो रहा है, तो अगर साइटोन टू एक्सॉन हो रहा है उसको बोलते हैं हमें ऑर्थोड्रोमिक कहते हैं, ठीक है, ऑर्थोड्रोमिक कहते हैं इसको। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप इसमें समझ सकते हैं कि ऑर्थोड्रोमिक मतलब इसमें साइटोन टू एक्सॉन की ओर हो रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइटोन है, तो साइटोन से जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है कहाँ पर जा रहा है, आपके एक्सॉन की तरफ इसमें जो है वो जा रहा है। तो ये कहलाएगा हमारे पास ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद आएगा हमारे पास एंटीड्रोमिक कंडक्शन। तो एंटीड्रोमिक क्या होता है, मोटर नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसडक्शन एक्सॉन टू साइटोन होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास ऑपोजिट फिजियोलॉजिक कंडक्शन कहते हैं। तो अगर कोई कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स रहेगा उसका अगर एक्सॉन टू साइटोन हो रहा है, यानी कि जो है नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि एक्सॉन से साइटोन की तो वो अगर वो जाता है तो उसको कहलाते हैं हमारे पास एंटीड्रोमिक कंडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास टू वे कंडक्शन। यहाँ पर देखेंगे तो मोटर नर्व का इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उसका कंडक्शन साइटोन टू एक्सॉन व एक्सॉन टू साइटोन दोनों वे में होता है, तो उसको बोलते हैं हमारे पास जो है टू वे कंडक्शन कहते हैं। कुछ ऐसे चीज होंगे जहां पर आपको दोनों वे मिलेगा, नहीं कि साइटोन टू एक्सॉन मिलेगा और एक्सॉन टू साइटोन इसमें मिलेगा, तो ये कहलाते हैं हमारे पास कंडक्टिविटी कहते हैं, या इसी को कंडक्टिविटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा नंबर रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो इसमें देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। तो एपी के दौरान मतलब एक्शन पोटेंशियल के दौरान नर्व की एक्साइबिलिटी कम हो जाती है, मतलब उसमें एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो उसकी एक्साइबिलिटी जो है जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसमें अगर कोई स्टिमुलाई आया है, उत्तेजना आया है, तो उसके लिए अगर वहां पर काम हो रहा है तो एक्साइबिलिटी जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और एपी के यानी कि एक्शन पोटेंशियल के दौरान एक न्यू जो इम्पल्स होते हैं जनरेट नहीं किया जा सकता। अगर वहां पर कोई पहले से काम चल रहा है, जैसे कोई भी उत्तेजना आई है, जैसे अब बात कर ले हम लोग जो है केमिकल स्टिमुलाई अगर वहां पर आया है तो उसके लिए एक्शन पोटेंशियल अगर वहां पर हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर से कोई स्टिमुलाई आएगा तो उसके लिए वो जो है वो नहीं होगा, मतलब कुछ देर के लिए उसको रोक कर वहां पर रखेगा, यानी कि कोई नया चीज फटाक से वहां पर जनरेट जो है वो नहीं हो सकता। केवल क्या हो रहा है वहां पर, अगर केमिकल चीज के लिए एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो उसी के लिए होगा, टेम्परेचर का जो है उसके बाद जो है वो होगा, कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो ये जो है आपके टू टाइप्स की इसमें पाया जाता है। तो एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो इसको एक और नाम है इसका जो है ARP के नाम से भी इसको जाना जाता है, ARP के नाम से इसको जानते हैं। और क्या होता है इसमें, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होने के बाद यह एक दूसरे जो स्टिमुलाई होते हैं उसका जो है उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है, दूसरे को इसमें उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। और इसमें जो मेनी सोडियम चैनल जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, जो वहां पर सोडियम चैनल पाए जाते हैं वो जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, सोडियम चैनल वहां पर क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो क्या वोल्टेज मेम्ब्रेन पर जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर वहां पर कोई चीज जैसे केमिकल स्टिमुलाई है वहां पर अगर अप्लाई हो रहा है तो किसी दूसरे के लिए जो है स्टिमुलाई के लिए जो है रिस्पॉन्स वो नहीं करेगा, चाहे वहां पर जो है वो कितना भी वोल्टेज वहां पर वो लगाए उसके मेम्ब्रेन पर अप्लाई हो, उस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा जब तक उस पर कोई रिस्पॉन्स पहले से वो चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ये आपकी जो मोस्ट जो है कैल्शियम जो चैनल होते हैं, सॉरी पोटेशियम चैनल जो रहते हैं वो क्या रहता है, ओपन हो जाता है, जो मोस्ट पोटेशियम चैनल रहता है वो ओपन हो जाता है। और ऐसे जो चैनल होते हैं, ऐसे पीरियड जो रहते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब दूसरा इसमें आएगा इसी का जो है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो इसको बोलते हैं हमारे पास जो है RRP के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका एक्शन, अरे सॉरी, इसके बाद क्या यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के तुरंत बाद सेल एक जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तुरंत बाद वो कर सकता है। जैसे कि मान लें यहाँ पर केमिकल लिख देते हैं हम लोग, जो है केमिकल स्टिमुलाई यहाँ पर आया है, ठीक है, केमिकल स्टिमुलाई के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और यहीं पर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर वाला आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर स्टिमुलाई है, टेम्परेचर स्टिमुलाई इसके लिए अगर वो आ रहा है तो इसमें पहले से अगर वो काम कर रहा है केमिकल स्टिमुलाई में तो ये इस पर तो कोई घास नहीं डालेगा वो, ठीक है, लेकिन इसके तुरंत खत्म होने के बाद वो टेम्परेचर स्टिमुलाई के ऊपर जो है वो घास डालेगा, मतलब इस पर जो है काम करना शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के तुरंत बाद सेल एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर सकता है, तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद जो है वो जनरेट वो कर सकता है। और बट ओनली तभी जब उसे जो है नॉर्मल थ्रेशोल्ड से अधिक वैल्यू के लिए डीप पोलराइज है, ठीक है, नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड है उससे अधिक के लिए अधिक वैल्यू के लिए उसको क्या किया जाए, डीपोलराइज किया जाए, उससे अधिक के लिए जो है वैल्यू के लिए उसको क्या करें, डीपोलराइज अगर वहां पर करते हैं तब उसमें आपका जो है RRP उसमें उत्पन्न जो है वो होता है। और इसमें भी आपका जो सोडियम आयन चैनल रहते हैं वो इनएक्टिव एवं जो है सम पोटेशियम आयन जो चैनल रहते हैं वो ओपन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, और एक हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये जो है आपके रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ पर इसमें खत्म होता है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे, ये हमारा तीसरा नंबर था। अब उसके बाद हमारे पास जो है इसमें चौथा, पांचवा और छठवा भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अब आएगा हमारे पास चौथा नंबर अनफैटिगेबिलिटी, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से जो है होते हैं। तो इसमें बोलता है नर्व फाइबर बिना थके नर्व इम्पल्स को लगातार कंडक्ट करते रहते हैं, मतलब जो है बिना थके जो है लगातार वहाँ से कंडक्ट होते रहता है, जिससे नर्व फाइबर की अनफैटिगेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि अगर वो लगातार वहाँ से बिना थके काम अगर वहाँ से कर रहा है तो उसको बोला जाता है अनफैटिगेबिलिटी कहते हैं, जिसके थ्रू जो है इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। पांचवा आएगा ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। तो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ऑल और नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं सभी एक्शन पोटेंशियल को जो है देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, ठीक है, को जो है वो देखा जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता, ठीक है। कुछ जो चीज़ें इम्पल्स उसको देख सकते हैं, यदि थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ की एक स्टिमुलस लागू की जाती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यदि कोई थ्रेशोल्ड है, उसकी स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ की एक स्टिमुलाई अगर उस वहाँ पर लागू किया जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वहाँ से जनरेट जो है वो होता है, ठीक है। तो अगर अब उसके बाद है स्टिमुलस और डायरेक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज
इंक्रीजिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मतलब स्टिमुलस और डायरेक्शन के स्ट्रेंथ में अगर वहाँ पर कोई इंक्रीजिंग किया जाए तो उस इंक्रीजिंग का जो है यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, बट यह फ्रिक्वेंसी को जो है इफ़ेक्ट करता है। जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको जो है वहाँ पर इफ़ेक्ट करने वाले जो है वो होते हैं, जिसके थ्रू वो जो है इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे में चौथा। का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। सिनेप्स में पर्याप्त ट्रांसमीटर्स जो है वहां पर उपलब्ध होता है, पर्याप्त ट्रांसमीटर उपलब्ध होता है जो कि वहां क्लिप्ट होगा, तो क्लिप्ट से वो जो है रिलीज होगा, क्लिप्ट होगा टूटेगा मतलब वहां से रिलीज होगा, तो रिलीज की आवश्यकता वहां पर होती है। तो रिलीज की आवश्यकता हुआ मतलब रिलीज हो गया वहां का, ताकि ट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से ऐड हो सके, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से वो ऐड हो सके, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो रहता है हमारे पास को जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है इंपल्स जनरेट हो सके, इसलिए वहां पर जो है क्लिप्ट किया जाता है। मतलब साइनेप्स के अंदर ट्रांसमीटर को न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है, और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेगा वहां से क्लिप्ट होगा, और क्लिप्ट होने के बाद जो है वो ताकि क्या हो सके आपके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से ऐड हो सके, और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर क्या करेगा आगे जाकर जो है वो इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सके, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर या न्यूरॉन जो है उस इंपल्स को ट्रांसमिट कर सके, तो इसी कहलाते हैं हमारे में समेशन कहते हैं। ठीक है, फिर 7 नंबर आएगा हमारे पास जो है एकोमोटेशन। तो इसमें देखते हैं लगातार स्टिमुलाई के अडॉप्ट एप्लीकेशन से, लगातार स्टिमुलाई के एप्लीकेशन से नर्व फाइबर की एक्साइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लगातार वहां पर अगर स्टिमुलाई आता रहेगा तो उसकी एक्साइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। जब थ्रेशोल्ड क्विकली अप्लाई किया जाता है, थ्रेशोल्ड अगर क्विकली वहां पर अप्लाई किया जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस होती है। क्विकली अगर जल्दी से वहां पर हमने अप्लाई कर दिया थ्रेशोल्ड को, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वहां पर जनरेट जो है वो हो जाता है। और स्टिमुलस के एडाप्ट करने की फिनोमेनन को जो है आपका एकोमोडेशन कहलाते हैं। स्टिमुलस के अडॉप्ट करेंगे मतलब क्विकली वहां पर अप्लाई करेंगे तो क्विकली अप्लाई होगा, तो क्विकली अप्लाई हो रहा है तो उसको जल्दी से क्या करेगा अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसको कहलाते हैं हमारे में एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे कि मान ले यहाँ पर हम लोग जो है केमिकल स्टिमुलाई को अगर वहां पर दिए थे, तो केमिकल स्टिमुलाई को दिए थे, उसके बाद यहाँ पर क्या आना है हमारे पास टेम्परेचर स्टिमुलाई को आना है। ठीक है, तो टेम्परेचर स्टिमुलाई को आने के लिए हमने थ्रेशोल्ड वहां पर डाला, तो हमने थ्रेशोल्ड को इतना क्विकली हमने यहाँ पर डाला कि जो है वो केमिकल से टेम्परेचर में वो ट्रांसमिट होगा या वहां पर वो अप्लाई होगा। जो केमिकल में चल रहा था उसका केमिकल वहां पर स्टॉप हो गया, और तुरंत से ही हमारे पास टेम्परेचर जो है स्टिमुलाई वहां पर अप्लाई हो गया, और अप्लाई होने से वहां पे जो है एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया। तो इसी को बोलते हैं हमारे पास एकोमोटेशन कहते हैं। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।